हमारे आसपास जो भी रिएक्शंस होती हैं तो हमें कभी-कभी देख के ऐसा लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। यदि वो रिएक्शन होगी तो कितने एक्सटेंड तक होगी, या फिर उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, या उस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं, और कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है क्या जिसमें इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स ही एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो इन सारी चीज़ों का जवाब देती है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, थर्मो मतलब हीट एंड डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 है, इसका मतलब क्या कि हम चीज़ें बेसिक से पढ़ेंगे। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी 11th में आए हैं या 11th से ही जेई की तैयारी करना चाहते हैं। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि अभी जेई मेन या एडवांस इस बार देने वाले हैं या नीट देने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल होगा जो बच्चे अभी 11th में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत ही बेसिक से चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यदि वो रिएक्शन होगी तो कितने एक्सटेंट तक जाएगी, यदि वो रिएक्शन हो रही है तो क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिससे कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी जो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं उनका जवाब देने वाला भी कोई होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम पहले क्या रीज़न देखते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैंने आपको बताया कि हीट, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं उसकी बातें भी हम करते हैं। ठीक है, जितनी भी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वैसे तो एनर्जी मोस्टली दो टाइप की होती है। यदि आपसे कोई पूछे तो एनर्जी को हम दो टाइप में ही क्लासिफाई करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो संसार में सिर्फ दो ही टाइप की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जितनी भी एनर्जीज होती हैं इन सभी के टाइप्स होते हैं, या तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी या तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज और भी हम डिस्कस करते हैं कि कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम ये जो एनर्जीज हैं, क्या हम इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की बातें हम इसमें करेंगे। तो एकदम जैसे बोलते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध लो और आराम से बढ़िया से इस लेक्चर को देखो, सारी चीज़ें एक के बाद एक क्लियर हो जाएंगी और कोई सा भी डाउट बचेगा नहीं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अभी सब कुछ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। ये डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जितने भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी दो ही टाइप की होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या तो पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, इंटरनल एनर्जी हो गया, फिर हीट हो गया, फिर बाकी जो एंट्रोपी वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार होगा कि आप एंट्रोपी सुनेंगे, इंटरनल एनर्जी सुनेंगे, हीट कैपेसिटी सुनेंगे। ये सारी टर्म्स जो हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपल सा बेसिक सा जो डेफिनेशन है वो बस ध्यान रखना है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। मतलब हम हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में
यही चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि कोई एनर्जी है, उसको हम इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो सारी चीजें ही इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो केवल और केवल बल्क मटेरियल के साथ डील करता है। मतलब जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बल्क मटेरियल में ही अप्लाई होता है। हम एटॉमिक लेवल पे या मोलिकुलर लेवल पे बातें नहीं करेंगे। यदि हम बातें करेंगे सिस्टम के टेम्परेचर की, तो हम पूरे, यदि मान लो किसी बीकर में पानी भरा है तो इस बीकर के पूरे पानी का टेम्परेचर या जो भी इंटरनल एनर्जी और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम उस बल्क मटेरियल की बात करेंगे, ना कि पानी के एक एटम या H2O की बातें करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद बल्क आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखी गई है कि जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे हम डील करते हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो बल्क मटेरियल, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज एसोसिएट होती हैं बल्क मटेरियल के साथ, उनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बातें नहीं करेंगे, माइक्रो की बातें नहीं करेंगे, हम किसकी बातें करेंगे? मैक्रो की बातें करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये बेसिक है। बेसिक चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तो थर्मोडायनेमिक्स फिर हार्ड हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स एकदम बेसिक से पढ़ो, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, तब जाके आगे चल के आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर अभी आप कभी ऐसा नहीं कहोगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, वाई डू वी नीड टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स? हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं भैया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसको क्या डिराइव करता है, मतलब क्यों होती है कोई केमिकल रिएक्शन, क्यों उसका मन करता है ऐसे कि चलो हो जाते हैं, या कोई जबरदस्ती करवाता है, या क्यों ऐसा, मतलब जैसे आप समझ लो कि कोई सी भी चीज हो रही है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, सिंपल सी बात है। तो रिएक्शंस भी कोई हो रही है तो उसके पीछे भी एक रीजन होगा, उसकी बातें भी हम करेंगे। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आप सुनते जाओ, समझते जाओ, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। एनर्जी चेंज, कितना एनर्जी चेंज हुआ, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या कोई रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या कोई ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी में क्या चेंज होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, उसकी बातें भी हम करेंगे। एक्सटेंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन, वो रिएक्शन क्या कंप्लीट हो रही है, कितने एक्सटेंड तक जा रही है, क्या वो 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, रिएक्टेंट जो है वो भी 50% है, या 60-40, या कितना, मतलब या तो स्टार्टिंग में ही जैसे हुआ प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा ही बना और रिएक्शन खत्म हो गई, ऐसी भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप जो भी है वो हम रिलेट भी करते जाएंगे कि आपने ये ऑब्जर्व भी करा होगा, तो उसके साथ साथ हम चीजें क्लियर करते जाएंगे। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं कि हम फिजिबिलिटी की जो है वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो टर्म यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, कुछ टर्म्स यूज होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो यदि हम नहीं जानते हैं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है। इसलिए हम बेसिक बेसिक टर्म्स को भी क्लियर करते जाएंगे। पहला है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग, और तीसरा है बाउंड्रीज। और मैं आपको बता दूं कि जेई मेन, जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चे वो सोचते हैं ये सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्रीज क्या है, ये तो मुझे आता है, या ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। बट जेई मेन इस पे भी क्वेश्चन बना चुका है। तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज होने वाली है ये थेरी के साथ साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस की भी होने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थेरी थेरी करा दिया जाएगा, यहाँ पे आपको साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे कि आपकी जो आईआईटी की जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, कहीं पे कोई दिक्कत ना जाए, या कहीं पे आप ये मत समझने लगना कि हाँ सर ने तो
सिर्फ थेरी थेरी पढ़ा दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया ही नहीं और कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुए। क्योंकि मैं बता दूं, जो केमिस्ट्री होती है उसमें 50% स्टूडेंट का रोल होता है और 50% टीचर का होता है। यदि टीचर ने अपना 50% कर भी दिया तो आपको भी 50% करना पड़ेगा। फिजिक्स में तो मुझे लगता है 90% टीचर का रोल होता है, 10% स्टूडेंट का होता है। और मैथमेटिक्स में 80-20 होता है, 80% टीचर का और 20% स्टूडेंट का। लेकिन केमिस्ट्री में आपको भी एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, यदि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है आपको, तो इसका मतलब आपके टीचर की गलती है। यदि मैथ समझ में नहीं आ रहे, उसमें भी आप बोल सकते हो कि टीचर ने सही से कॉन्सेप्ट नहीं कराए। लेकिन केमिस्ट्री में जितने टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अच्छे से समझाए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, उतनी आपकी भी अ, जवाबदारी बनती है कि आप खुद से भी करो। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। क्योंकि हमने तो बता दिया कि हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसे ऐसे आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती है, ये टर्म्स तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता या इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बेसिक डिफिनीशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम क्या होता है बच्चों? सिस्टम होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का पार्ट है। ध्यान से पढ़ना। अंडर ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन में हम ले रहे हैं या थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम उसको, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? उसको हम सिस्टम बोलेंगे। मतलब यदि मान लो एक बीकर में हमने पानी ले रखा है और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, सराउंडिंग क्या हो गया? इंक्लूड्स एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। मतलब सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग्स हो गया। ठीक है, एक सिस्टम हो गया, एक सराउंडिंग हो गया। नेक्स्ट डिफिनेशन जो है उसकी हम बात करेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ। इससे रिलेटेड जेईई मेन में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना। जो तीसरी बात है वो क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती? ठीक है, और बाउंड्री के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिखाया गया आपको। एक ये जो है, ये जो आप देख रहे होंगे केतली में चाय टाइप है, वो क्या है? उसको हमने सिस्टम बोला है। ठीक है, और ये जो चाय के ऊपर की जस्ट लेयर है उसको हम इमेजिनरी बाउंड्री, और ये जो केटली है जो कि सेपरेट कर रही है चाय को किससे? फैलने से, मतलब दूसरे इन्वायरमेंट में मिलने से, उसको रियल बाउंड्री बोलेंगे। रियल मतलब जो एक्चुअल में है, इमेजिनरी मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाउंड्री के दो टाइप, मतलब बेस्ड ऑन कि वो रियल है या इमेजिनरी। तो अ रियल और इमेजिनरी लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से जो चीज सेपरेट करती है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब जो केतली है वो रियल है, और हमें जो लगता है कि ये जो ऊपर गैस है, ये जो गैस है और ये वाला जो एरिया है उसको भी एक चीज सेपरेट कर रही है, उसको हम इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। ये क्या करती है? अलाउ अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का जो भी मूवमेंट होगा हम बाउंड्री की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि बाउंड्री बेस्ड ऑन कि वो रियल है कि इमेजिनरी है, तो वो दो तरह की होती है, रियल एंड इमेजिनरी। बाउंड्री और भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी हो सकती है, कि मतलब ये जो आपको पिस्टन सिलेंडर सिस्टम दिख रहा है, पिस्टन सिलेंडर, तो ये आपको क्या है? ये मूव कर सकती है, मतलब फ्लेक्सिबल है। ये रिजिड बाउंड्री भी हो सकती है, जो सिलेंडर में है ना वो मूव नहीं करती बाउंड्री, वो बाउंड्री मूव नहीं करती, तो ये रिजिड बाउंड्री होगी। ठीक है, एक बाउंड्री ये भी हो सकती है डायाथर्मिक। इससे जैसे कि मैंने बोला कि आपको ध्यान रखना चाहिए, डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होती है? यहाँ पे अपन हीट कंडक्ट कर सकती है ये,
और एडियाबैटिक क्या होती है, हीट यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो सकता, मतलब इसके आर पार हीट जा सकती है लेकिन इसके आर पार हीट नहीं जा सकती इस बाउंड्री के, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, बिकॉज ये यूनिवर्स हो गया पूरा, यहाँ पे सिस्टम है और सराउंडिंग है। तो मतलब यदि यूनिवर्स को डिफाइन करना चाहें तो एक सिस्टम हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे, सराउंडिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। सिस्टम ओपन सिस्टम हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है और आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चाय है, टी है, तो इसमें क्या है, ये मतलब आपने जो इसमें चाय भर रखी है तो इसमें जो पानी है ये भी उड़ रहा है और आप देखोगे कि कुछ देर बाद चाय भी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और चाय भी, मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। यदि आप इसी चाय में एक ढक्कन ढक दोगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो चाय है, मतलब जो वो भाप बन के उड़ रही थी वो नहीं उड़ेगी, बट यहाँ पे ये चाय ठंडी हो जाएगी, कोल्ड तो हो ही जाएगी कुछ देर बाद, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो रही है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो घर में है ना, तो जो बहुत चाय के शौकीन होते हैं तो वो घर से इस तरह के थर्मस फ्लास्क में चाय भर के ले जाते हैं, तो वो कुछ मतलब 2 3 4 घंटे तक गर्म रहती है और उसको पी सकते हैं। तो ये आइसोलेटेड, मतलब इसमें ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है और ना ही यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो वैसे तो परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम आज तक यूनिवर्स ही है, मतलब यूनिवर्स से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती। बाकी यदि प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज है, आइडियल कॉन्सेप्ट है, बाकी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। आइसोलेटेड की तरह बढ़ सकते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत आइसोलेटेड है, बट 100% आइसोलेशन मतलब 100% की एनर्जी बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं हो रही, ऐसा सिस्टम बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वाला अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा है वो आप एक बार अच्छे से देखना। ये जो भी टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करना। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके।